नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार को महिलाओं को ठगने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन बीजेपी के वादों और इरादों को ड्रामा बता रही है। इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना को लेकर जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल मौका मिलते ही उनकी योजना पर प्रहार कर रहा है। विपक्षी दल मैया सम्मान को चुनावी स्टंट बता रहा है। उनका कहना है कि जब चुनाव नजदीक आ गया है तब हेमंत सोरेन को महिलाओं की याद आई। बीजेपी जो कहती है वो करती है, वो लोग तो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। अभी चूंकि वोट आ गया, अरे यही काम करना था, एक साल पहले से क्यों नहीं किया? सर मैया सम्मान योजना में लोग 1000 महीना दे रहे हैं। अरे वही तो कह रहे हैं ना, क्या देखें? हम कह रहे हैं कि एक साल पहले से कहें दिया भाई, अभी उन्होंने चुना है, इसका मतलब उनको पता है 2 महीना हमको देना है, चुनाव हो जाए वोट ले लें। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन बीजेपी को महिला विरोधी बता रही है। जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं के नाम पर नए कानून बनाती है, महिलाओं का मुद्दा उठाती है, लेकिन धरातल पर उनके लिए कुछ नहीं करती। ये ठगने का कार्य तो उन लोगों की तरफ से किया गया था, चाहे ओबीसी को ठगने का बात हो या महिलाओं को ठगने का बात हो। आधी आबादी की बात हमेशा भाषणों में करते रहे हैं। आज तक महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं इन लोगों ने। महिला आरक्षण बिल भी अभी 3 दिन खूब प्रचार प्रसार और कई तरह के ताम झाम किए गए, लेकिन वापस घूम फिर के वो धरा का धरा रह गया महिला आरक्षण बिल भी जो संसद में। इन सियासी बयानबाजी से किसकी तरफ पलड़ा झुकेगा और कौन पीछे रह जाएगा, अभी तो ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इससे एक बात तो साफ है, वो ये कि विधानसभा चुनाव में महिलाएं एक्स फैक्टर साबित होने वाली हैं। तभी तो हर पार्टी उन्हें साधने की कोशिश में है। हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कल रांची दौरे पर आएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। सुबह 9:30 बजे रांची पहुंचेंगे। बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी खिजरी विधानसभा में सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताएं भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल रांची में रुक सकते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक होगी। 28 अगस्त को प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। 28 अगस्त को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कल हिमंता बिस्वा शर्मा रांची में ही रुक सकते हैं। और झारखंड में महिला पुलिस कर्मियों की परेशानियों और चुनौतियों को सुनने और उसे उचित फोरम पर पहुंचाने और उसके हल के लिए प्रयास करने के लिए पहली बार राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की थीम सेवा, सुरक्षा और सम्मान रही। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिला पुलिस की समस्याओं पर सरकार और विभाग गंभीर है। पुरुष और महिलाएं सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में समान काम करने की क्षमता रखती हैं। वहीं सीएम ने कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़े और राज्य की पुलिस सेवा में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत 50% तक हो, ये उनका लक्ष्य है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा, पुलिस विभाग पुरुष प्रधान है और इस मिथ्या को तोड़ने का प्रयास करेंगे। कई विषय तो अत्यंत आवश्यक विषय थे, कई विषय भविष्य में महिला पुलिस के लिए क्या व्यवस्थाएं हो इस विषय पर है। कुछ पॉलिसी लेवल पे, कुछ पुलिस महकमे के विषय की चर्चाएं रही, जो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक थी। और मुझे लगता है कि महिला पुलिस आने वाला समय में राज्य में बेहतर तरीके से और निडर होकर, निर्भीक होकर, मुस्तैदी से अपना काम करेंगी। नई बातें पता लगी हैं जो हमें मालूम नहीं थी। महिलाओं का पोस्टिंग, महिलाओं का ट्रांसफर, महिलाओं का प्रमोशन, महिलाओं का हरासमेंट, ये सब चीजों को जाना हम लोगों ने, सब चीजों को नोट किया, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। आज रांची के आईएएस क्लब में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम खत्म हो गया। 2 दिन तक राज्य के सभी डीसी को चुनाव से संबंधित अपडेट दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधि व्यवस्था, बूथ प्रबंधन, वोटर लिस्ट के अलावा स्वीप कार्यक्रम पर चर्चा की गई है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों से अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिशों में जुटा है। इलेक्शन कमीशन का निर्देश के अनुसार IIIDM है, वो इलेक्शन कमीशन संस्था है, उसका माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी उनका 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें आने वाला विधानसभा चुनाव का लेकर क्या क्या तैयारी करना है, किस किस बिंदु पर ध्यान करना है, उसका समीक्षा के लिए आज वो ट्रेनिंग प्रोग्राम की गई थी। इसमें CEO वेस्ट बंगाल भी आए थे, कमीशन से सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल IT भी आए थे। उसका हम लोग यहाँ का मास्टर ट्रेनर के माध्यम से आज ट्रेनिंग कंप्लीट की। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशी को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि वे खरसावा विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी पार्टी तय करती है, जो भी योग्य उम्मीदवार होगा वो चुनाव लड़ेगा। पार्टी तय करती है, किसी का कैंडिडेट होना ना होना किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। दल फैसला करेगा, योग्य प्रत्याशी खड़े होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में झारखंड और बिहार के भी अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल समस्या खत्म करने पर जोर दिया और जल्द ही इससे निजात दिलाने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल हमलों में कमी आई है, विकास को लेकर लोगों में विश्वास है। बिहार, झारखंड, ओडिशा नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं। नक्सली हमलों में 54% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को खत्म करेंगे। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। धनबाद में कांग्रेस नेता के भाई पर जानलेवा हमला किया गया। घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज SNMMCH में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अवैध कोयला के कारोबार की सूचना पुलिस को देने पर हमला करवाया गया। घटना निरसा थाना क्षेत्र के सिंदरी मोड़ के पास की है। पुलिस CCTV कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना को लेकर कांग्रेस नेता संतोष राय ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपके भाई के साथ मामला हुआ कि निरसा में माफियागिरी चल रहा है कोयला चोरी का, और इसमें थाना और प्रशासन मिला हुआ है। अगर मेरा भाई को कुछ हो गया, हम निरसा के एक माफिया को और कोयला चोर को यहाँ सरकार को नहीं हम बर्बाद कर दिए, उस समय इसका जिम्मेवार सरकार होगा अगर कुछ हो गया तो। और निरसा प्रशासन भी सुन ले कि ये जो कोयला चोरी यहाँ पे होता है ना, इसमें कई लोगों का जान जा रहा है। जमशेदपुर में पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देसी कट्टा, पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। अपराधियों ने बिट्ठूपुर थाना क्षेत्र के नटराज बिल्डिंग के सामने शोरूम में फायरिंग की थी। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि फायरिंग कर व्यापारियों से रंगदारी मांगने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिट्ठूपुर थाना क्षेत्र स्थित एक कार शोरूम में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और इस छापामारी के दौरान जो है कुल मिलाकर के 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आलोक शर्मा जो कि बारीडीह सिद्धोड़ा का रहने वाला है और दूसरा वीर सिंह जो कि मूलतः बांका का रहने वाला है, वर्तमान में हावड़ा का निवासी है।
और हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में स्कूल के छात्र सड़क पर उतर गए। दरअसल स्कूल के रास्ते पर ईंट गिराकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसके बाद छात्र स्कूल पहुंचे तो रास्ता बंद देखकर जाने लगे। स्कूल की शिक्षिका ने छात्रों को रोककर रोड पर ही क्लास लगा दी। ग्रामीणों के अनुसार गांव के लोग अपनी रियायती जमीन थोड़ी थोड़ी छोड़कर करीब 5 फीट गैर मशरूबा जमीन को मिलाकर 15 फीट जमीन स्कूल के रास्ते के लिए रखी थी, लेकिन बगल के घर वालों ने स्कूल के रास्ते पर ईंट गिराकर रास्ता बंद कर दिया। रास्ते को लेकर झड़प भी हुई, जिसमें कई बच्चों को चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और रास्ते पर रखे ईंट को हटवाया। फैसला भी हुआ कि यहाँ का रास्ता छोड़ा जाएगा। इसके बावजूद कुछ दिन के पहले यहाँ पे ईंटा से घेरावा कर दिया था। जब बच्चे सुबह यहाँ पढ़ने आए बच्चे लोग, तब देखा कि पूरा रास्ता बंद है। तो रास्ता बंद होने के कारण वहाँ फिर रास्ते में जाके बच्चे लोग बैठ गए, वहीं प्रार्थना किए। इसके बावजूद फिर वहाँ से पथराव चालू हो गया। प्रशासन भी आई, बहुत तरह के बच्चे घायल भी हो गए। 2-4 बच्चे जो थे उनको भी चोटें भी लगी हुई है और मतलब बहुत सारे ग्रामीण को भी यहाँ ईटा उठा के लगा हुआ है। यही मामला है सर। ये जो रास्ता बंद हो गया तो यहाँ का बच्चे लोग पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? हम लोग का रास्ता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इतना तानाशाही है कि अपने बच्चे का भी भविष्य को नहीं देख रहे। वो लोग नए तरह का अपना रहे हैं कि बच्चा को कैसे स्कूल नहीं जाना है। और हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर है, मजबूरी के चलते हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा। रोड पर बैठे हुए हैं, बच्चा को लेकर इतना धूप है। और साहिबगंज में जैप 9 परिसर में उत्पाद विभाग में फिजिकल टेस्ट में दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। ये फिजिकल टेस्ट सिपाही पद की बहाली के लिए कराई जा रही थी। पुलिस ने इलाज के लिए सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एक अभ्यर्थी की हालत गंभीर देखते हुए उसे हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर डीएसपी ने अस्पताल पहुंचकर सभी अभ्यर्थियों का हाल चाल जाना। दौड़ के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने का, तो हम लोग वहाँ मेडिकल फैसिलिटी रखे हैं और रास्ते में भी मेडिकल फैसिलिटी है, दवाइयाँ, स्ट्रेचर वगैरह सारा है। बहुत सारे स्टाफ हम लोगों ने अलग से लगाए हैं, तत्काल सुविधाएं दी जाए। एम्बुलेंस हमारा 2-3 वहाँ लगा रहता है। लगभग 1600 के करीब अभ्यर्थी आज प्रवेश करके दौड़ किए हैं, जिसमें से कि 7 अभ्यर्थी जो है उनको प्रारंभिक मेडिकल उपचार दिया गया वहाँ पर कैंपस के अंदर, और फिर उन्हें सदर अस्पताल लाया गया और उनका भी इलाज चल रहा है। और जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले ट्रेनिंग विमान के 5वें दिन भी सुराग नहीं मिला है। बता दें कि चांडिल डैम से ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ था। क्रैश के चौथे दिन पायलट का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन अब तक विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। एनडीआरएफ की टीम विमान की तलाश कर रही है। पानी बरसात का सीजन है, पानी बढ़ा हुआ है इसलिए भी, और एग्जैक्ट कोई नहीं बता पा रहा है कि कहाँ पर गिरा है। अंदर में गांव है, बिल्डिंग है, मंदिर है, बहुत सारा चीज है, रेलवे स्टेशन भी है अंदर में। जी इससे भी दिक्कत हो रहा है। जी संभव नहीं है, तैर के आने में संभव नहीं है। अच्छा तरह का कि हम लोग तो NIWS से ट्रेनिंग भी किया, हम लोग को भी नहीं लगता कि हम लोग वहाँ से आ पाएंगे, क्योंकि जहाँ क्रैश हुआ तो यहाँ से लेकर के आपको लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ तक। चारों तरफ अगर जहाँ क्रैश हुआ है तो एक साइड में आपको 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बाकी साइड 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 32 किलोमीटर तक डिस्टेंस है। इसलिए तैर के बाहर आने की संभावना नहीं के बराबर। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त को 2 सीटर विमान उड़ान भरता है और कुछ ही घंटों के बाद वो रडार से गायब हो जाता है। हालांकि देर शाम तक जिला प्रशासन को एक सूचना आती है कि वो विमान चांडिल डैम में क्रैश कर चुका है। और चांडिल डैम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां ये 2 सीटर विमान जो है वो क्रैश कर गया है। हालांकि ये डैम 18 किलोमीटर के दायरे से अधिक दायरे में ये डैम है और काफी गहरा है। इसमें लगभग 40 से 45 गांव जो है वो पूरी तरह से समा चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है वो एनडीआरएफ की टीम हो या नेवी की टीम लगातार जो है वो रेस्क्यू कर रही है और विमान के पार्ट्स को खोजा जा रहा है। अब तक विमान का कोई पता नहीं चल पाया, मगर जो भी उसमें 2 लोग बैठे थे उनका शव 48 घंटों के बाद मिल गया है। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि बीचों बीच चांडिल डैम में ये लगातार जो विमान थे वो करतब दिखाते थे और इसी दौरान विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया है। हालांकि 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नेवी की टीम और एनडीआरएफ की टीम पूरे तरह से चप्पे चप्पे पर उनकी खोजबीन की जा रही है, मगर सबसे बड़ा चुनौती वो बनता जा रहा है जो गांव के
जो नदी के गहरे, जो डैम में गहरा घर है, गांव है, मंदिर है, वो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है और रेस्क्यू टीम में लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि 5वें दिन भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर अब देखना यह है कि गहरे चांडिल डैम से विमान का कब तक पता चल पाता है और ये रेस्क्यू कब तक खत्म होता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची के मोराबादी स्थित मोरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता का समापन हो गया। अंडर 17 बालिका हॉकी मुकाबले में सिमडेगा की टीम चैंपियन बनी। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग की कोटी की टीम ने खिताब जीता। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम शामिल हुए। झारखंड शिक्षा परियोजना के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाइयां देता हूं और इस प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागी शामिल हुए उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं। विजयी टीमों को बहुत बहुत बधाई। खेलों के संबंध में ये बिल्कुल सत्य है, जब मैदान में 2 टीमें आती हैं तो एक जीतता है, दूसरा हारता है, लेकिन ये क्रम हमेशा बदलता रहता है और इसलिए आवश्यक है कि विजयी टीमों में अहंकार नहीं होना चाहिए और जो पराजित टीमें हैं उनका हताश नहीं होना चाहिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।